अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम आपका खैर मकदम करते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम में, जिसका नाम है एक मुलाकात पीसीजी के साथ। आज के मेहमान यूं तो मेजबान रहते हैं, पर आज मेहमान हैं। आज के मेहमान हैं पीसीजी मॉडरेटर जनाब मोहम्मद जफर आलम साहब। ये कॉमर्स ग्रेजुएट और एमबीए मार्केटिंग एंड फाइनेंस हैं। दुबई बेस्ड हैं और इनको बैंकिंग सेक्टर में 12 साल से भी ज्यादा का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, माशाअल्लाह। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, बार्कलेज बैंक और अबू धाबी इस्लामिक बैंक जैसे रिप्यूटेड बैंक्स के साथ काम कर चुके हैं और पिछले 6 सालों से बैंक मिस्र यूएई के प्रोक्योरमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। ये 22 नवंबर 2017 से पीसीजी के मॉडरेटर भी हैं। जफर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में बतौर मेहमान खैर मकदम है। शुक्रिया काशिफ भाई। जफर साहब, सबसे पहले अपने चाइल्ड कनेक्शन के बारे में हमें बताइए। काशिफ भाई, मेरा चाइली कनेक्शंस तो जैसे आपको सबको ज्यादातर लोगों को पता है, मैं मखौपुर से बेस करता हूँ और मेरा ननिहाल औधन है और मेरा ससुराल रोही लगता है। हालांकि वहाँ कोई रहता नहीं है, रोही से है। और अगर हम डीप एक्सप्लोर करें तो चाइली कनेक्शंस को, जैसे कि आई थिंक फ्राइडे लास्ट तबरेज उस्मानी साहब का एक मैसेज आया था कि अगर कोई मेंबर्स आता है, वो अपने कनेक्शंस के बारे में बताता है तो थोड़ा डिटेल में बताए ताकि उनको भी और वेल कनेक्टिविटी हो। तो अगर हम मखोपुर से बात करें तो करंटली अभी हमारे वहाँ पे बड़े अब्बू की फैमिली रह रही है। हमारी एक फूफी हैं, वो रह रही हैं। और अगर हम ननिहाल में जाएं तो ननिहाल में हमारा दो कनेक्शन है, दो क्या तीन चार कनेक्शन है, और कहें तो हर घर में कुछ ना कुछ कनेक्शंस है। जैसे हमारा ननिहाल औधन, लेट महबूबुल्लाह साहब जो हमारे नाना थे, सलामुल्लाह साहब फरीदी हमारे बड़े नाना थे, ये उनका घर हुआ। फिर हमारे अब्बू का ननिहाल भी औधन ही है। अब हमारी दादी का नाम बिल्किस बेगम था, जो लेट हफीज साहब का घर है, जिसे अभी करंटली शमीम, नसीम, फैज, फैज औधनवी, अजहर, ये सब लोग जो उनके बेटे हैं हमारे अब्बू के मामू के, वो घर है। प्लस बगल में एक घर है कोठी, वहां पे हमारे खाला का ससुराल है और हमारे भाई का भी ससुराल है, मुजफ्फर साहब का। तो ऐसे और भी बहुत से कनेक्शंस हैं औधन के अंदर। तो प्लस अगर हम फिर इस रेडियस से हम बाहर निकलते हैं और हम मखौपुर से फिर एक रेडियस को कवर करना अगर शुरू करते हैं, अगर हम मखौपुर से पीछे आते हैं तो चाइल, चाइल में हमारी मुमानी है, सलमा मुमानी। फिर उनकी बेटी का ससुराल है वहीं पे सईदुर रहमान साहब के घर में। फिर थोड़ा सा हम और आगे जाते हैं कुआं के पास, मस्जिद के पास, तो हमारी पुप्पी का ससुराल है, जिनके बेटे मकसूद आलम जो रोडवेज में है, उस्मानी साहब जो अभी तो करेली बेस है, यूपी पुलिस में है। तो हालांकि और भी घर हैं वहां पे, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। फिर हम थोड़ा सा चाइल से आगे बढ़ते हैं, मनौरी से सैया सरावा की तरफ निकलते हैं। आई थिंक तबरेज साहब भी उस्मानी साहब भी सैया सरावा से ही होंगे, नॉट श्योर बट लगता है। सैया सरावा में अगर हम बोले तो हमारी बड़ी अम्मी का मायका है, जो 2 दिन पहले अभी एक इंतकाल हुआ था उस घर में, सुन्ने मामू। तो उनके जो, हालांकि मैं 20-22 साल हो गया, मैं कभी गया नहीं हूँ, बहुत पहले बचपन में गया, तो मुझे जो याद है, सुन्ने मामू, लड्डन, जादे मामू, ये सब घर हमारे बड़ी अम्मी का मायका है। क्योंकि हमारी बड़ी अम्मी का जो रिश्ता है वो हमारी अम्मी का भी खालाजाद बहन है वो। और फिर हम सैया सरावा से आगे जाते हैं तो कोयलहा आता है। कोयलहा में लेट अनूप साहब के घर हमारे लेट मतलूब अहमद फरीदी साहब का ससुराल था, वो भी हमारे अम्मी के कजन्स लगते हैं। फिर हम थोड़ा और आगे कोयला से बढ़ते हैं, महंगांव रेडियस में आते हैं। महंगांव हमारी वाइफ का ननियाल है, मास्टर परवेज साहब के तरफ। तो ये हो गया, हमने चाइल से कवर किया। अगर हम मखौपुर से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, मंदिर की तरफ जाते हैं, तो पावन आ गया। पावन में आई थिंक एक दो घर हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जैसे हमारी चची हैं, चची की बहन का ससुराल है,
तो अख्तर साहब जो लेट सीआर, आई थिंक वो सीआरपीएफ में रिटायर हो चुके हैं, अख्तर साहब करके हैं लोग, अभी इलाहाबाद में रहते हैं आई थिंक सो। तो ऐसे बढ़ते जाएंगे तो फिर कटहौला आ जाएगा। थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम बीच में गैप भी कर रहे हैं, और भी गांव है हालांकि। कटहौला आएगा तो कटहौला हमारे नानी का मायका है, मतलब हमारे नाना का ससुराल था कटहौला। तो कटहौला में फुजैल साहब हैं, और भी बहुत लोग हैं, मुन्नू साहब हैं, और हमारी काफी मदर की कजन्स वगैरह थी। तो वो कटहौला हो गया। और फिर आगे आते हैं तो फिर शहर आ जाता है, सिटी। तो सिटी में तो बहुत सा है, हर घर चाइली हम कह सकते हैं। अगर हम मखौपुर से फिर तिरहापुर मोड़ की तरफ बढ़ते हैं तो बूंदा आता है। बूंदा में हमारे फादर के मोस्टली ननिहाली रिश्तेदार में, रिलेटिव्स में सब हैं। जैसे जस्ट वेरी नियरेस्ट एग्जांपल हम सईद बाबा का घर ले लेते हैं। बूंदा से आगे बढ़ते हैं तो बरेठी है। बरेठी में कुछ घर हैं जो मैं थोड़ा क्लियर नहीं हूँ, लेकिन वहां पे भी कुछ एक दो घर में रिलेटिव्स हैं। फिर आगे हम जाते हैं तो सेवड़ा आता है आई थिंक। सेवड़ा में कुछ हमारे कजन्स, फादर के कजन्स में एक जो नाम है मैं भूल रहा हूँ, मैं आएगा याद तो बता दूंगा। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे ढंग से पूरा अपना चाइल्ड कनेक्शन बहुत तफसील से बताया। मैं चाहूंगा कि आप अपने वालिद साहब का नाम और अपने ससुर साहब का भी नाम प्लीज मेंशन कर दें। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद आलम है, और मेरे ससुर साहब का नाम लेट हसीब आलम, जो रोही से थे। हालांकि उनकी सारी अपब्रिंगिंग आई थिंक कानपुर से हुई। कानपुर में फिर उसके बाद वो दिल्ली में जॉब करते थे, वहीं से रिटायर हुए। और उनका इंतकाल आई थिंक महंगाव में हुआ था। जफर साहब, आपकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल जर्नी किन रास्तों से होकर गुजरी, उस बारे में हमें बताएं थोड़ा। काशिफ साहब, हमारी पैदाइश से अगर हम शुरू करें तो मैं, हालांकि सबको पता है बॉर्न एंड बॉटअप हम लखनऊ से हैं, लेकिन हम बॉर्न इलाहाबाद बक्सी बाजार के हैं। और बक्सी बाजार में हल्का सा याद है, हमारे मामू अनीस साहब, लेट अनीस साहब रहा करते थे। 380 बक्सी बाजार, ये वही घर है जिसमें जो कुतुब आलम साहब वगैरह रोही के ही रहते हैं। और मैं 377 बख्शी बाजार में रहा करता था। जी। तो पैदाइश वहां हुई, थोड़ा बहुत बचपन रोशनबाग का भी बहुत अच्छा गुजरा। मतलब थोड़ा थोड़ा अगर हम कहें कि वो जो रेंट पे साइकिल वगैरह मिलती थी वहाँ, 1 दिरहम रुपए, 1 रुपए में, 2 रुपए में वो चलाना, और ये सब चीजें। और उस जमाने में जहाँ पे अभी कुछ प्रोटेस्ट वगैरह होता था, एक पार्क है कोई वहाँ मंसूर नियरेस्ट, पार्क। मंसूर पार्क में उस जमाने में बहुत छोटे छोटे याद है, डे नाइट मैचेस क्रिकेट भी हुआ करते थे। तो वो सब थोड़ा थोड़ा, ये तो रहा बक्सी बाजार। उसके बाद जो सारा दौर है, 4 साल 5 साल की उम्र के बाद से लखनऊ में ही से मैंने स्कूलिंग शुरू की। मेरी स्कूलिंग सेंट पॉल से हुई, लखनऊ पब्लिक कॉलेजिएट से हुई। यहाँ से मैंने अपना 10th पास आउट किया, 12th पास आउट किया। फिर ग्रेजुएशन मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। हालांकि लखनऊ यूनिवर्सिटी का पार्ट है नेशनल पीजी कॉलेज करके, एक वाहिद कॉलेज, कोएड एजुकेशन कॉलेज था, जहाँ से हमने बीकॉम पास आउट किया। बीकॉम पास आउट करने के बाद बहुत से ऑप्शंस आए कि क्या करना है, क्या करना चाहिए। हालांकि साइड बाय साइड थोड़ा बहुत एनडीए, सीडीएस, सीपीओ, ये सब के एग्जाम्स देता रहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्रैक नहीं हुआ। और पैरेलल मेरा कोई बिना गैप के मैंने एमबीए किया। 2005 में मैंने एमबीए में एडमिशन लिया, और आई थिंक 2007, 2 इयर्स फुल फुल कोर्स था। उसको पास आउट करते करते ही मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। 2 जगह हुआ था, एक तो आईसीसी प्रोडेंशियल में हुआ था, और इंडिया मार्ट डॉट कॉम एक वेब पोर्टल कंपनी थी। तो आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल्स को क्यों नहीं ऑप्ट किया, क्योंकि मैंने समर इंटर्नशिप बजाज एलियांस में की थी। तो बजाज एलियांस में जो मेरा एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं था। मतलब एक दिमाग में था कि बंदा एमबीए कर रहा है और उसको रोज सुबह टाई लगा के दी, आज पॉलिसी लाना है तो लाना है, बेचना है तो बेचना है। तो वो एक कहीं ना कहीं माइंडसेट बन गया कि यार ये क्या हो रहा है, एमबीए भी कर रहे हैं, बीकॉम भी कर रहे हैं। और होता है शुरू में सबके साथ होता है, जो सुन रही है जनरेशन वो भी यही सोच रही है। तो मैंने उसको ड्रॉप किया। और मुझे 2 ऑप्शंस मिले थे, एक नोएडा इंडिया मार्ट में और एक मुंबई। तो बस वहीं से थोड़ा क्लिक हुआ कि घर के आसपास नहीं रहना, थोड़ा और दूर जाना है।
तो कुछ सीनियर्स एक दो थे इंडिया मार्ट मुंबई में, तो उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कहा चल तू मुंबई आ जा। तो इतना ही बोला और हमने फिर, नोएडा में ट्रेनिंग चल रही थी, हमने वहीं से बताया घर को और हम बॉम्बे चले गए। अच्छी शुरुआत की। उस दौर में ई कॉमर्स का एक दौर चल रहा था जब ये सब फ्लिपकार्ट और अमेजन और ट्रेड इंडिया आ गया था, जस्ट डायल शुरू हो चुका था। लेकिन उस दौर में एक इंडिया मार्ट एक छोटी कंपनी थी, लेकिन उसका जो एक्सपोजर था अच्छा जा रहा था। तो मैंने, मेरे एमबीए का रिजल्ट भी नहीं आया था, आई थिंक सो, हाँ रिजल्ट नहीं आया था, और मैंने 7 जुलाई 2007 को मैंने 2007 में 7 जुलाई को मैंने बॉम्बे ज्वाइन कर लिया, और अंधेरी मरोल में उसका ऑफिस था और करना शुरू किया। लेकिन जब ट्रेनिंग खत्म हुई, फिर वही सेल्स कि हाँ, मतलब थोड़ी क्लाइंट सर्विंग था, उसमें अकाउंट एग्जीक्यूटिव था, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग था। जो बजाज एलियांस का एक्सपीरियंस था उससे थोड़ा अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। तो मैंने उसमें 6 महीना काम किया इंडिया मार्ट में, और उस दौर के हिसाब से 2000 के हिसाब से पैकेज भी अच्छा था। और फिर मुझे ऑप्शंस मिला कि तुमको चेन्नई जाना है। मतलब उनको लगा कि ये कॉन्कर कर रहा है मुंबई जैसी प्लेस में, तो उसको नई जगह भेज दो जहाँ पे बिजनेस कम आ रहा है या उस तरह की हैंडलिंग नहीं हो पा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डे वन से एजुकेशन लाइफ में, चाहे टीचर्स हो या सुपरवाइजर्स हो, हमेशा सपोर्टिव और कोऑपरेटिव मिले। जो लर्निंग स्टेज में होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा जो सुपरवाइजर था, यू कैन से एज ए कॉर्पोरेट सेक्टर टीम लीडर या सेल्स मैनेजर, इज विवेक पांडे, जो अभी करंटली बास्केट.com के डायरेक्टर है बैंगलोर में। तो वो मुझे चेन्नई ले जाना चाह रहे थे, लेकिन मैं कुछ, दिमाग में कुछ और चल रहा था। क्यों चल रहा था वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जब मैं बीकॉम कर रहा था तो लखनऊ राजभवन रोड पे एक एबीएन एमरोज बैंक हुआ करता था कि यार मैं बीकॉम करूंगा तो ये बैंक जैसा, ऐसा कुछ ग्लास का ऑफिस होता है, बैंक लिखा हुआ है, दिन भर टाई लगाए लोग खड़े रहते हैं बाहर, थोड़ा काम करते होंगे फिर अंदर जाते होंगे, 5 बजे छुट्टी। लेकिन जो रियलिटी ऑफ कॉर्पोरेट ये है कि जाने का टाइम है, आने का कोई टाइम नहीं है। तो थोड़ा बहुत बहाना और ये सब करते करते हमने बॉम्बे से ही एक्सिस बैंक का एग्जाम दिया। उस समय एक्सिस बैंक नया नया, थोड़ा सा लोगों को पता होगा आपको भी, यूटीआई बैंक करके एक था जो मर्ज हो रहा था एक्सिस बैंक से। और अगर आप एक्सिस बैंक की उस दौर में वेबसाइट कैरियर में क्लिक करते हैं तो ये तो फुल फ्लेज एक्सिस बैंक दिस पोजीशन, एक्सिस बैंक दिस पोजीशन, ये वो सब चलता रहता था। तो हमने एक्सिस बैंक का एग्जाम दिया और लोकेशन चूज की एग्जाम देने के लिए ऑनलाइन लखनऊ, ताकि मैं इंडिया मार्ट छोड़ दूं। तो इंडिया मार्ट में मैं जॉब करते करते एक दिन बैठे बैठे मैंने क्विट नहीं किया, रिजाइन किया। मतलब हार के नहीं, कुछ सोच के। भाई कल्ला में फैज साहब रहते थे, ये फैज आजमी, उनसे मिलने उनने आया, थोड़ा बैठा था वहाँ। वहीं से एक लेटर लिखा और फैक्स कर दिया कि टुडे इज माय लास्ट वर्किंग डे ड्यू टू सम एक्स वाई जेड रीजन। और मैं लखनऊ आके, मेरे को एडमिट कार्ड आ गया था, सब आ गया था, विदाउट जॉब मैंने रिजाइन कर दिया। तो मैंने एक्सिस बैंक का एग्जाम दिया और वेट किया। आई थिंक 10-15 दिन में मैंने रिटर्न क्वालिफाई हो गया मेरा। एक्सिस बैंक का रिटर्न क्वालिफाई हो गया तो थोड़ा एक होप आ गया। लेकिन एक प्रोसेस होता है जो रिटर्न, देन इंटरव्यू, देन मेडिकल, बहुत सी चीजें अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में सब चलता है गवर्नमेंट जॉब की तरह। तो खाली जो बैठा था उस दौरान में मैं थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को भी व्यूज में आए कि क्या क्या होता है। तो जो दौर मेरा खाली बैठा था, तो मेरे बॉम्बे में क्लाइंट के दौर पे मेरे कुछ लोग कनेक्ट में आए थे जो क्लब महिंद्रा या कंट्री क्लब, टाइम शेयर इंडस्ट्रीज से काम करते थे। तो एक बंदा था राज मल्होत्रा करके, वो लखनऊ में आया और उसने अपना कंट्री क्लब का एक सेटअप डाला। क्योंकि मैं उस समय खाली था, तो मैंने कहा खाली तो नहीं बैठना है। तो उस समय मैं शाम को जाके टाइम शेयर इंडस्ट्री की ट्रेनिंग लेता था, जस्ट टू डेवलप मोर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मैं 2-3 महीना वहाँ कंट्री क्लब में भी काम किया, खाली ना बैठने के लिए। उसी दौरान मेरा इंटरव्यू कॉल आया एक्सिस बैंक के लिए। एक्सिस बैंक, सीआर पार्क, दिल्ली, मुझे हल्का सा याद है, अंसल
मॉल के पास। वहां जाके मैंने इंटरव्यू दिया तो बहुत सारे निगेटिव क्वेश्चंस वही कि तुमने कैंपस प्लेसमेंट जॉब छोड़ दिया, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू कि तुम आगे भी एक्सिस बैंक नहीं छोड़ोगे। खैर ये सब तो बातें होती रहती हैं और हुई, और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सिस बैंक में लखनऊ नॉर्थ जोन एग्जीक्यूटिव का अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। जब मैं सीआर पार्क इंटरव्यू देने गया तो मुझे कुछ दोस्त लोग मिले, क्योंकि एमबीए के टाइम लोग दिल्ली, नोएडा और पुणे और मुंबई के आसपास ही नजर आते हैं। कहाँ हो भाई? दिल्ली में है। अच्छा, मैं आया इंटरव्यू देने। तो कह रहे मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने दुबई के लिए, तुम शाम को आना। तो हमने कहा हमको भी ले लो दुबई का इंटरव्यू तो हम भी दे ले। बोले किस चीज का है? बोले बैंक का है। जब उन्होंने बोला कि एबीएन एमरो बैंक का है, तो मेरे दिमाग में कुछ और चल गया, क्योंकि वो लखनऊ का राजभवन रोड का एबीएन एमरो। तो एक्सिस बैंक का इंटरव्यू खत्म किया और सलाह सराय काले खां एक जगह है दिल्ली में, वहां पे कुछ आउटसोर्स एजेंसी आई हुई थी जो एबीएन एमरो बैंक के लिए इंटरव्यू कर रही थी। और मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है जो एमबीए के टाइम से है, वसीम खान करते हैं, प्रतापगढ़ बेस है। उसको पता नहीं कहाँ से खबर मिली और मुझे फोन करा कि कहीं से मैसेज की तुम दिल्ली में हो तो एबीएन एमरो का इंटरव्यू चल रहा है, आ जाओ। तो खैर ऐसे ही जो तैयारी तो थी, एक छोटी सी सीवी बनी थी, 7-8 महीना एक्सपीरियंस की, और उसको लेके पहुंच गया। और उन्होंने 2-4 सवाल पूछे और मुझे ऑफर लेटर दे दिया इमीडिएट दुबई के लिए एबीएन एमरो बैंक। अब मेरे दिमाग में इंटरव्यू एक एक्सिस बैंक का दे के आया हूँ और एक एबीएन एमरो बैंक का इंटरव्यू दे के आया हूँ। खैर लखनऊ आ गया, और दोनों मुझे जो कोई कंसल्टेंसी थी, जो मैं अक्सर आप लोगों को मतलब यंग जनरेशन को बताता रहता हूँ, एक नया जॉब्स करके बेंगलोर की कंसल्टेंसी है जो ये सब चीजें ऑर्गेनाइज करती थी उस जमाने में। तो मैंने अपना ऑफर लेटर, मुझे एक्सिस बैंक का नहीं आया था और एबीएन एमरो बैंक का आ गया था। अब डिलेमा ये होता है कि खासकर उस दौर में जब बंदे एमबीए करके निकलते हैं कि कुछ तो मिला ना। पहले एक छोड़ चुका था और एक फिर ये होता कुछ तो मिला ना। तो अब लखनऊ आके बैठा और घर में किसी को कुछ नहीं पता। अभी भी कुछ नहीं पता कि ये इंडिया मार्ट छोड़ चुका है, ये छुट्टी नहीं है, ऐसे ही आके बैठा है। और शाम को कहीं जाता है कंट्री क्लब वगैरह में, कुछ ना कुछ करता है ये। और एक्सिस बैंक का ऑफर एग्जामिनेशन वगैरह दिया है। तो एक दिन मैं घर में बैठा और बोला कि हमारे पास दो ऑफर है, एबीएन एमरो बैंक दुबई और एक्सिस बैंक। कभी इंटरव्यू के बाद आ गया था, तो एक हफ्ते में आ गया था, और मुझे मेडिकल के लिए वो लोग कॉल कर रहे थे जो कहीं इंदिरा नगर में जाना था। बस सब जो एक माहौल होता है, जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि माहौल में क्या होता है कि नहीं, एक्सिस बैंक तो इंडिया में है, एमबीए किया है तुमने, कभी मिल जाएगा, तुम दुबई चले जाओ बेहतर है। तो उस तरह से मैं इंडिया से निकल के 2008 में दुबई आ गया। और जिस चीज से हमेशा घबराता था उसी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करता रहा, सेल्स एंड मार्केटिंग। हमेशा से मतलब, क्योंकि दिल से वो काम नहीं होता था, लेकिन एक स्किल लर्निंग जो सेल्स में बंदे को आती है, खासकर अगर वो बंदा एमबीए किया हुआ है, इस फील्ड का है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल और इसमें एक्सपर्टीज बहुत जरूरी है। क्या मिलना है, किससे मिलना है, कितनी बात करनी है और क्या नहीं करना है, ये 4 बेसिक थंब रूल हैं। अगर एमबीए का कोई भी बंदा सुन रहा है, उसको बहुत जरूरी चीज जान लेना। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुबई आ गया 2008 में। और 8 में आया और जॉब शुरू की। दूसरे दिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर अच्छा एक सुपरवाइजर टीम लीडर मिला। बंदे का नाम था नितेश गहलोत, 2 साल पहले दुबई आया था 2005 में। और मार्केटिंग अच्छी थी यहाँ पे, काम अच्छा होता था उस दौर में, और डे वन से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चला। लेकिन करते करते करते, सबको पता होगा जो फाइनेंस फील्ड में है, लेहमन ब्रदर केस हुआ 2008। और फुल रिसेशन का टाइम आया 2008 में। मतलब फाइनेंशियल इंडस्ट्री पूरी क्रैकडाउन हुई। और उसी दौरान एबीएन एमरो मेरे जाने के बाद रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड हो चुका था। और 8-9 महीना मैंने काम किया। उसके बाद फुल ले ऑफ हुआ, बहुत अच्छा, हम कह सकते हैं अच्छा ले ऑफ हुआ। एक बार में 300-400 लोग एक साथ निकाले जा रहे थे। तो खैर
वहां से रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड क्विट किया हमने, और 2000 उसी 1-2 महीने बाद फिर हमने बार्कलेस बैंक ज्वाइन कर लिया। फिर बार्कलेस बैंक में सेम जर्नी, सेम प्रोफेशन पे कार काम करते 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 धीरे से अपने आप को मूव ऑन किया, और बैंकिंग ऑपरेशन फील्ड में आ गया था मैं। तो बार्कलेस में मैंने एज अ ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव किया। बार्कलेस कार्ड एक प्रीमियम लीग कार्ड होता था, जो यूके का एक प्रीमियम लीग फुटबॉल मैचेस होते हैं, विलियम्स प्लैटिनम जैसा एक होता था। तो ये सब की यहाँ पे डिमांड थी, मतलब यहाँ पे कार्ड मार्केट ऐसी थी उस दौर में कि आज आप सुनते होंगे, आप बिग बाजार लखनऊ कान सॉरी इलाहाबाद में जाते होंगे तो लोग बंदे मिलते होंगे आपको कि आप एचडीएफसी का कार्ड ले लीजिए, या एक्सिस बैंक का कार्ड ले लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक का कार्ड ले लीजिए। उस दौर में बिना शर्म मैं बोल रहा हूँ कि महीने में 100-150 कार्ड बेचते थे हम लोग, मतलब। और फ्लोर का जो टारगेट होता था, एक एक टीम लीडर के पास 200-300, और फ्लोर में जो उस दौर में दुबई में जो क्रेडिट कार्ड बिकता था 4,000-5,000 एवरेज कार्ड बिकता था। और इसके बहुत से ड्रॉबैक्स भी हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, आपको अगर थोड़ा सा टाइम मिला। लेकिन बंदे पैसा कमाते थे, और एट लास्ट अगर कोई उस दौर में या आज के दौर में कोई भी मिडिल ईस्ट में है तो उसको उस दौर में करियर के बारे में कम, वो लोग पैसे के बारे में ज्यादा सोचते थे। पैसा, इंसेंटिव। तो जो जिस चीज से मैं घबराता था, उस पैसा देख के, इंसेंटिव कमीशन देख के वो सब चीजें भूल गए थे हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह बार्कलेज में फिर मैंने ऑपरेशंस में ज्वाइन किया और अच्छा काम किया, और बार्कलेज मर्ज हो गया 4 साल बाद, 2014 एंड में अबू धाबी इस्लामिक बैंक से, और बार्कलेज यूएई से क्विट कर गया। नाउ दे हैव द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। तो ये सब थोड़ी जर्नी थी मेरी अप एंड डाउन्स के साथ, जो उस समय किया मैंने। और 2016 को हमने बैंक मिस्र, नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट। बैंक मिस्र एक ऐसा बैंक है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में है। तो अगर आप इजिप्ट में जाएंगे तो हर 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर पे एक ब्रांच मिलेगी। और इजिप्ट में बहुत बड़ा फंडिंग बैंक है ये, जैसे अपना एसबीआई है। तो एसबीआई में मुझे पुराने कॉन्टेक्ट्स वगैरह जो बैंक मिस्र में थे और बार्कलेस के थे, उनके जरिए हम बैंक मिस्र आए थे। और अभी हमारी फील्ड टोटली चेंज है, वो सेल्स और ऑपरेशंस से निकलते हुए अब टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, प्रोक्योरमेंट, ए टू जेड प्रोक्योरमेंट मीन्स। अगर आप किसी भी बैंक में जाते हैं, आपको कोई एक पेपर दिखता है, या कहीं बाहर एटीएम मिलता है, या कोई ब्रांडिंग होर्डिंग लगी होती है, तो बैंक में से रिलेटेड आज जो भी काम होता है उसमें हम और हमारी टीम का पूरा, हिंदी में बोले तो योगदान रहता है। बिना उसके कुछ मूवमेंट नहीं होता। तो ये सब छोटी सी जर्नी है, और जो भी सुन रहे हैं हम उनको ये कहेंगे अभी मेरी शुरुआत है, हम तो यही कहेंगे। क्योंकि जैसे आपने बोला 12 साल, तो आई कैन से एज ए करियर जर्नी मैंने 12th पास किया है। अभी अभी मुझे ग्रेजुएशन में एंट्रेंस लेना है। बहुत खूब। जफर साहब, अपने वालदैन की शख्सियत के बारे में भी हमें बताएं। काशिफ साहब, अब अगर हमारे अब्बू के बारे में, तो इज अ वेरी शुरुआत उनकी 76 से हुई एज अ करियर। बॉर्न एंड बॉटअप वो भी, आई थिंक बॉर्न वो भी इलाहाबाद के हैं और बॉटअप लखनऊ के हैं, क्योंकि हमारे दादा जेल पुलिस में थे उस दौर में। जेल पुलिस कहें तो पहले आलमबाग के, अगर बहुत से लोग लखनऊ के सुन रहे होंगे तो आलमबाग में जेल रोड हुआ करता था, जहाँ पे अब पार्क बन गया है, बहुत बड़ा, मायावती ने बनाया था। और जिनको ये भी नहीं पता हो तो बहुतों ने गाना सुना होगा, सुनो ना संगमरमर की दीवारों, वो जो पिक्चराइजेशन है वो जेल हुआ करता था आलमबाग रोड पे, फ्रॉम आनंद नगर टिल द एंड ऑफ आलमबाग मेन हाई रिंग रोड। और हमारे फादर लोग उस दौर में पुलिस लाइन में रहा करते थे, जो पुलिस लाइन आई थिंक निशादगंज एरिया में, निशादगंज में ही है। तो हमारे फादर, बड़े अब्बू, लेट सोले साहब, और हमारी सबसे बड़ी फूफी जो रीवा में रहती हैं, वो सब लोग लखनऊ में रहा करते थे। और
उनके रिटायरमेंट के बाद ये सब लोग और हमारी सब छोटी पुप्पियाँ वगैरह सब वापस मखौपुर आए और यही रहते थे। फादर की हमारी एजुकेशन लाल बहादुर शास्त्री की है। आई थिंक 12th उन्होंने यहीं से किया है, हमारे फादर, हमारे चचा लेट हसनैन चचा। और 76 में आई थिंक वो यूपी पुलिस में भर्ती हो गए थे। भर्ती वर्ड इसलिए बोलना है कि पुलिस कल्चर में यही वर्ड बोला जाता है। ज्वाइनिंग, अपॉइंटमेंट, ये सब आज के मॉडर्नाइज वर्ड है जो हमने बचपन से सुना, क्योंकि हमारे घर में बहुत पुलिस के लोग भर्ती हुए हैं। और 76 में कहते हैं कि उनकी पहली पोस्टिंग अमीनाबाद थाने में हुई थी। अमीनाबाद थाने में उन्होंने 1 डेढ़ साल काम किया, फिर वो ट्रांसफर हो गए थे आम पुलिस में। आम पुलिस क्या होता है कि जो जिला पुलिस या सिविल पुलिस नहीं होती, एक आम पुलिस होती है जो आगे जाके साइडो, गनर, कमांडोज ट्रेनिंग में चले जाते हैं। तो उन्होंने 80s में आई थिंक इन्होंने ये कोर्स कर लिया था। और वो जो हवलदार बनते हैं, 3 फीता जिसको कहते हैं, तो उस कोर्स के बाद उन्होंने एज ए गनर, एज ए सैडो, पहली पोस्टिंग उन्होंने लखनऊ में हमेशा रहे। 27-30 साल उन्होंने लखनऊ में जॉब की और पहली ज्वाइनिंग उन्होंने एज ए सनर लाल बहा सॉरी वीर बहादुर एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे 84-85 में। तो उनके साथ वो काफी वक्त रहे और फिर काफी जगह पे ट्रांसफर और ऐसी जॉब चलती रही उनकी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जॉब उनकी जीरो टॉलरेंस वाली जॉब कहेंगे कि मतलब जो सुनते हैं और जो पुलिस के दौर होता है उनके अंदर वो सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं थी। और हर इंसान जो लखनऊ आया उसकी हेल्प करना, जो गुजर गया जिससे जो हुआ उसकी हेल्प करना, इवन चाहे छोटा सा पेपर वर्क हो। लखनऊ में मतलब लखनऊ में बंदा है तो चलता ही रहता था ये सब चीजें। और अच्छे अच्छे लोगों के साथ उन्होंने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में काम किया। अगर हम कुछ नाम लेना चाहें तो जैसे प्रकाश सिंह डीजीपी, वीके जैन डीजीपी, कानपुर के कमिश्नर जो हुआ करते थे दिनेश सिंह, डीएम कानपुर दिनेश सिंह, इवन अहमद हसन साहब जो लेट अभी सपा के थे, उस समय ये डीआईजी हुआ करते थे। तो उन्होंने, हम लोग की स्कूलिंग चलती रही और उनका लखनऊ में ही ज्यादातर चलता रहा। और फिर लास्ट 7 इयर्स 8 इयर्स में उनको डेप्यूटेशन पे सीबीआई में अपॉइंट किया एज पर देयर एक्सपीरियंस एंड द रिकमेंडेशंस। तो उन्होंने 2001 या 2 में सीबीआई लखनऊ एसआईसी सेल्स को ज्वाइन किया था और 5 साल डेप्यूटेशन पे सीबीआई दिल्ली और लखनऊ बेस रहे हैं वो। लास्ट रिटायरमेंट के बिफोर पोस्टिंग उनकी अमेठी रायबरेली से वो रिटायर हो गए थे आई थिंक 2005-6 में। मैं डेट में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बट इस तरह उनका जॉब का दौर चलता रहा। और इसी दौरान उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी फैमिली को लेके या फर्स्ट फैमिली को लेकर अपने भाइयों को और बहनों को, और सब लोग जानते हैं, ज्यादातर लोग चैल में जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं शायद बहुत से नाम उनको आरिफ के नाम से जानते हैं मखौपुर में, ये भी बताना जरूरी है। इस तरह उनका अच्छा सफर रहा और आज भी अपनी लाइफ में माशाल्लाह ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं और अपनी लाइफ को मूव ऑन कर रहे हैं। आपने अभी अपने वालिद साहब के बारे में बताया, अब थोड़ा अपने बच्चों के बारे में, भाई बहनों के बारे में भी बताएं। मेरे भाई, 2 भाई हैं हमारे। एक तो मुदस्सिर साहब है जो हमारे साथ यहीं पे हैं, अभी 3 साल उनको हो गया है। एमिरेट्स एंड बीडी बैंक है यहाँ पे, आउटसोर्स एजेंसी, उस पे ही काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। लर्निंग स्टेज पे है करियर के, प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा अप एंड डाउन के साथ अभी शुरुआत में है और मूव ऑन है लाइफ में। दूसरे जो मजले वाले हमारे साहब है मुजफ्फर आलम, उनको आप भी जानते हैं और वेल नोन एक्टिव मेंबर हैं, जिनका टोटली ही इज अ स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स फील्ड से रिलेटेड है। बीपीएड एमपीएड करने के बाद करंटली ही इज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर। और साथ में उनके जो सारे एसोसिएशन और ये सब चलता रहता है। वो लखनऊ बेस हैं, लखनऊ में अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, मतलब हम लोग के साथ ही है वहाँ पे। ये छोटी सी हमारी फैमिली है। हमारी फैमिली में वाइफ हमारी हाउस वाइफ है, 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। बेटी जायना फातिमा जो अभी 8 साल की है, 3rd ग्रेड में है।
शयान साहब अभी माशाल्लाह 18-19 महीने के हैं। माशाल्लाह, आपका काफी अच्छा प्रोफेशनल करियर रहा है। आपके प्रोफेशनल करियर में अब तक आपकी लर्निंग्स क्या रही? लर्निंग्स काशिफ भाई ये रही कि आज के दौर में जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर है, आप उसको अपना, पहली बात तो, हालांकि ऐसी बहुत सी पंच लाइन है कि योर जॉब इज नॉट परमानेंट, और दिस इज नॉट योर होम, दिस इज नॉट योर फैमिली। लेकिन जो भी मिला हमने उसको एक्सेप्ट किया, और हर चीज को इस तरह एक्सेप्ट किया है कि दिस इज नॉट परमानेंट। आज जो है वो कल नहीं होगा। मतलब ऐसे तो नॉर्मल एक पंच लाइन है, मतलब आज जाओ, कुछ लर्न करो, कुछ मिलता है अच्छा तो ले लो और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि ये प्रोफेशनल लाइफ में ये चीज बहुत होना है। क्योंकि लोगों को, मैं अपनी लर्निंग के साथ लोगों की शिकायत भी बता रहा हूँ, लोगों का कहना है कि अरे वो कंपनी अच्छी नहीं है इसलिए छोड़ दिया, पैसा नहीं देती थी। अरे वो कंपनी अच्छी नहीं है कि उसका मैनेजर खराब था। अरे ये कंपनी अच्छी नहीं है क्योंकि वो बहुत अलग ट्रांसफर लोकेशन पे भेज रहे थे। ये सब बेकार की बातें हैं। लोगों को या हमको, कोई भी है, उसको काम की शुरुआत करना है और काम करना है, आज भी करना है, कल भी करना है, अपने आप को ग्रो करने के लिए। और ग्रोथ ऐसे ही होगी जब आप रोज सुबह उठ के निकलेंगे, कुछ एक नया लर्न करके आएंगे। मेरा एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल में बहुत कुछ सीखा। जैसे अभी मैंने स्क्रैच से बताया, सेल्स मुझे आती है, मार्केटिंग मुझे आती है, लर्निंग स्किल्स की जो आपने बात की, टाइम शेयर इंडस्ट्री मुझे आती है कि अगर कोई बंदा मेरे पास आए और बोल दे कि सर मैं आपको हॉलीडे पैकेज दे रहा हूँ, 2 नाइट्स 4 नाइट्स स्टे, बैंकॉक, मालदीव, थाईलैंड, या आपका पूरा अरेंजमेंट कर देंगे, तो मेरे पास 4-5 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि वो थोड़ी देर में उठ के चला जाएगा। बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर कोई बंदा मेरे पास आके बैठता है तो 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर उससे पूछो तो वो जो चीजें, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री का एक बहुत क्लियर है, जो भी सुन रहा है, हर इंसान की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं, लेकिन कोशिश ये करे, लर्निंग बता रहा हूँ, कि लाइबिलिटीज से दूर रहे। एक क्रेडिट कार्ड, एक पर्सनल लोन, एक ऑटो लोन या कार लोन, जरूरत है बिजनेस कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूटिलाइज करें और पे ऑन टाइम। अदरवाइज बैंक सिर्फ एक चीज जानता है, सर आपने साइन किया था वो पढ़ा था। लास्ट में बैंक यही बोलता है। वो जो छोटे छोटे वर्ड्स लिखे होते हैं ना लास्ट एप्लीकेशन पेज के, उस समय लोगों को एक ब्लाइंड हो जाता है और वो सिर्फ कहता है यार 1 लाख क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिल रही है, 15 लाख रुपए लोन मिल रहा है, और या तो 50,000 डाउन पेमेंट पे टवेरा मिल रही है, ले लो। बाद में तो असली ईएमआई हिट करना ही आपको है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में जो लर्निंग है, आप, पहली बात तो ये है कि हम बिल्कुल अगेंस्ट हैं। एक बैंकर होते हुए हम कह रहे हैं प्लीज यूटिलाइज, अगर जरूरत है तो, वरना लाइबिलिटीज में मत फंसो। ये हमारी लर्निंग है, पर्सनल लर्निंग है, जो हर इंसान को बोलते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जीरो लाइबिलिटी वाला बंदा हूँ। तीसरी चीज, डॉक्यूमेंटेशन लर्निंग दुनिया में आज बहुत जरूरी है। आप किसी भी काउंटर में जाएं, इंडिया में, वर्ल्ड वाइड, कहीं भी जाएं, हेयर साइन, साइन इट हेयर, साइन इट हेयर, साइन इट हेयर, साइन इट हेयर, ओके आई विल कॉल यू। किसी भी चीज में जाएं आप, डॉक्यूमेंटेशंस को आप अपना इस तरह रखिए। आज के दौर में, आज जो सोशल नेटवर्किंग या सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म, या हर चीज डिजिटलाइज है, तो अपने डॉक्यूमेंट को आप बहुत कैजुअल मत लीजिए। हम आपके नजरिए से बताते हैं, बंदे कहाँ जा रहे हैं, अबू आ रहे, एक फोटो कॉपी करा के, वहां खड़े खड़े बाइक पे या कार से दरवाजा खोला, शीशा खोला, एक फोटो कॉपी दे देना यार, गलत है। आप अपनी आईडी, अपनी फोटो कॉपी अपने सामने लीजिए। कोई ऑप्शन व्हाट्सअप का है, स्कैन का है, इसको वहां से डिलीट करिए, तब वहां से निकलिए। कोई भी डॉक्यूमेंट, डिजिटल सिग्नेचर का दौर है। अपने कॉन्फिडेंशियल चीजें, अपने लोगों को, किसी को व्हाट्सअप मत करिए। ईमेल में एक कुछ चीजें ऐसे फोल्डर्स रखिए जो टोटली पासवर्ड प्रोटेक्टेड हों। खासकर डिजिटल सिग्नेचर के दौर, आज के दौर में डिजिटल सिग्नेचर ज्यादा मिसयूज हो रहा है इन प्लेस ऑफ अदर थिंग। लर्निंग के ऐसे मैं आपको बता दूं, अपना सिम कार्ड अपने नंबर पे यूज करिए, अपनी आईडी पे यूज करिए।
बहुत जरूरी चीजें, ये सब चीजें बैंकिंग इंडस्ट्री में चल रहा है और चलता रहेगा और सॉल्यूशंस आते रहेंगे। आज का दौर आ गया है, टैप एंड गो का दौर आ गया है। प्लीज, कुछ अपने आज ऐसे वैलेट्स आ गए हैं, लोग होते हैं आधा पर्स पीछे रखा आधा नहीं रखा, ऐसे बहुत सी कैश मशीन्स घूम रही हैं जो आपके पॉकेट, आपके पर्स के पास से अमाउंट टैप करके निकल जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा। अब लर्निंग में और डीप में जाऊं तो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ सेल्स, बताया आपको, टाइम शेयर। अभी जो करंट में 6 साल से जिस चीज में हूँ, बहुत अच्छी डीप एक्सपीरियंस है मुझे। एसेट मैनेजमेंट, ऑप्टिकल आर्काइविंग, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि काशिफ भाई, बैंकिंग इंडस्ट्री हर इंडस्ट्री की तरह एक वास्ट है। क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स से जनरेशन सुन रही है कि बीकॉम कर लेंगे तो हम बैंक पीओ का एग्जाम्स देंगे, नहीं, तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आज के दौर में सर्टिफिकेशंस का दौर है, प्रोफेशनलिज्म का दौर है, और आप कुछ भी कर रहे हो साइड में आप सर्टिफिकेशन कोर्स करते रहो, एक्स वाई जेड, जिससे बैंकिंग इंडस्ट्री में आप मार्केटिंग कर सकते हो, बैंकिंग इंडस्ट्री में आप सेल्स कर सकते हो, बैंकिंग इंडस्ट्री में आप ट्रेड फाइनेंस फील्ड में जा सकते हो, बैंकिंग इंडस्ट्री में आप बैंकिंग ऑपरेशन में जा सकते हो, बैंकिंग ऑपरेशन में आप ऑपरेशनल रिस्क में आ सकते हो, बैंकिंग ऑपरेशंस में आप आर्काइविंग एसेट मैनेजमेंट जा सकते हो, कैश मैनेजमेंट में जा सकते हो, इंटरनल कंट्रोल में जा सकते हो, फ्रॉड में जा सकते हो, लीगल डिपार्टमेंट में जा सकते हो, कॉरपोरेट वेल्थ मैनेजमेंट, ग्लोबल मार्केट। तो बहुत सी फील्ड्स हैं जो ये सारी चीजें, अगर मैं और आगे लर्न करना चाहूँ तो पूरी लाइफ निकल जाएगी, बैंकिंग इंडस्ट्री खत्म नहीं होगी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब चीजें लर्न हो रही है, लर्न करना है, और हर चीज का एक काउंटर है, क्योंकि जब ये सब चीजें आती है तो आप वेल कनेक्टेड होते हो, हर डिपार्टमेंट के लोगों से मिलते हो, उनके हेड से मिलते हो, उनके ऑब्जेक्शंस होते हैं, उनके ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वो सब चीजें आप एक्सप्लेन करते हो, या रोज उनके कमेंट्स में आते हैं या ऑडिट में कमेंट्स में आते हैं, सब चीजें। ये सब मेरी काशिफ भाई लर्निंग्स है, बहुत लंबी है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है? मुझे दो तीन चीजें बिल्कुल नहीं पसंद है। पहली चीज तो पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इसलिए नहीं कि सियासत खराब चीज है, पॉलिटिक्स इसलिए नहीं पसंद है कि पॉलिटिक्स कभी ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती है। आज हम यहाँ हैं, कल वहां हैं, कल उनकी तारीफ की, आज हम उनकी बुराई कर रहे हैं। और जो पिछले 2-3 महीने से या एक हफ्ता पहले हुआ है, आपने हकीकत देख ली है। जो हमारे मामू थे वो चाचू हो गए, और पलटू चाचू, चाचू पलटू मामू हो गए हैं। तो जो हर तरफ, किसी स्टेट को उठा ले, किसी कंट्री को उठा ले, पॉलिटिक्स बहुत खराब, जो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी चीज हमें नहीं पसंद है बैक बाइटिंग। हमारे सामने बैठे हैं, आपने हमारी तारीफ की, बात की, थोड़ी देर बाद उसका कहें देखियो दुबई वाले आए रहे हैं। क्योंकि हम चाइल्ड हैं, अगर आप हमसे कोई चीज बैक बाइट करके जाओगे तो दूसरा चाइल्ड हमको बताएगा, ये दुनिया के किसी कोने में हो। तीसरी चीज, जो आप हैं या हम हैं, अगर हम रियलिस्टिक हैं तो हमको बहुत पसंद है, हम शो ऑफ नहीं कर सकते। अगर हमारे पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो हम उस चीज को हाँ नहीं कहेंगे, ये हमारी, हमको पसंद नहीं है, लोग हाँ कह देते हैं, चलो ठीक है यार, देखते हैं कुछ, इंशाल्लाह कुछ करते हैं। मेरी आदत क्या है, हम ना कर देते हैं, चाहे वो सपोर्ट की बात हो या हेल्प की बात हो या इमोशंस वाली बात हो, हम ना कर देते हैं, क्योंकि ये चीज हमारे अंदर है कि या तो जीरो मान लो या तो वन मान लो, बीच का रास्ता नहीं पसंद है। तो ये सब चीजें हमें नहीं पसंद है। मखौपुर या औधन आपका जाना होता ही है, तो वहां से जुड़ी कोई याद हो जो हमसे शेयर करना चाहते हो तो प्लीज करें। बिल्कुल काशिफ भाई, ददियाल हमारा, मखौपुर, ननिहाल, औधन, और बचपन से लेकर आज तक हर समर वेकेशन वहीं गुजरा है। आज भी जाते हैं तो हमारे पॉकेट में एक हफ्ते का टाइम रहता है, जो इलाहाबाद के लिए होता है। वो अभी अभी क्या है कि शेड्यूल होता है, पहले ये होता था कि बस चल दिए, और 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, और बहुत अच्छे से एंजॉय किया है।
और जो जो भी चीज हमारे अंदर इनबिल्ड है या इनरूट है, इतने गांव के बारे में पता है, इतने लोगों के बारे में पता है जिनको अभी भी हम नहीं भूल पाए हैं, जो इस दुनिया से चले गए हैं या मौजूद हैं, या किसी भी गांव, मतलब मखौपुर में रहे तो शाम को तैयार होके या मुंह हाथ धो के कहते थे, किलापुर मोड़ पे वो मटरी वाला चाट खाना जाके, और वो क्या बोलते हैं, ग्रेवी टाइप का होता है, सकोड़ा प्याले में मिलता था, वो जाना, बर्फ लेने जाना साइकिल से, या आज कहाँ की बाजार है ये कहा जाता था, तो पता चलता था कि आज सराय की बाजार है, तो पता चलता था आज मोड़ की बाजार है, तो पता चलता था आज चायल की बाजार है या मनौरी की बाजार है। आई थिंक संडे होता था मनौरी, मंडे होता था मोड़, और ऐसे ऐसे करके कुछ डेज होते थे जो बाजार होती थी। तो साइकिल मिल गई, या वो क्या कहते हैं उसे, कैंची चलाना ना, कैंची चला के भी चल देते थे, या तो फिर पैदल चल देना, दो चार लड़के, और आम का टाइम है तो आम तोड़ते हुए, चायल की तरफ जा रहे हैं तो आम तोड़ते हुए, इधर मखोपुर से निकले तो सीधे ऊपर रास्ते से नहीं, नीचे जो सूखी नदी होती थी ब्रिज की तरफ से जाना, और यही सब चलता था। और ये हुआ ददियाल के पास, क्योंकि रोड साइड पे थे। अब औधन चले जाते थे तो अलग एडवेंचर होता था कि जमुना में नहाना है, सुबह शाम जमुना का दौर है, और वहां पे थोड़ा सख्ती भी होती थी कि दोपहर में निकलना नहीं है, गर्मी है। नाना रादारी में बैठ जाते थे, सोते थे, तो सारे एग्जिट पॉइंट बंद होते थे, लेकिन जितने कजन्स आते थे बॉम्बे से, इधर से उधर से, हर जगह से, और एक पूरी गैंग होती थी जो सबको आपको पता ही है नाम। तो ये 1 महीना 2 महीना, अगर स्कूल खुला है तो एक औधन में एक स्कूल अभी भी है, वहाँ पे एक नजमा बाजी पुरानी टीचर है, वहां बैठ के पढ़ाई थोड़ी बहुत कर लेना, या तख्ती में लिखना, कुएं के पास जाके वो तख्ती थोड़ा रब उब करके क्लीन करते हैं, वो सब भी सब इंजॉय किया बचपन में। ट्यूबवेल में नहाना, मतलब फुल इंजॉय। और लैंग्वेज चपर्रो तो वहीं से सीखा, मतलब कि हर चीज जो भी लैंग्वेज आती है, और स्पेशली जो मजा आता था वो शादियों में, जो शाम को यादों के यहाँ से या गडेरिया के यहाँ से या इधर से उधर से बनिया के यहाँ से दावत आती थी पूरी सब्जी की। अमेजिंग। मतलब घर में कुछ भी बना हो, मामू लोग जा रहे हैं, नाना लोग जा रहे हैं, तो पूरी सब्जी की दावत में जाना है, कितना भी पैदल चलना पड़े। फिर शाम को दो चार लोग साथ में, टॉर्च और ये सब, रेडियो भी है। तो ये सब बचपन की पुरानी यादें हैं जो रहेंगी, हमेशा रहेंगी। आज भी जाते हैं तो कुछ लोग बड़े हो गए हैं, कुछ लोग बूढ़े हो गए हैं, कुछ लोग ये भी कहेंगे बदल गए हैं। अब दौर है, बदलता है, हम भी थोड़े बदले हैं, तो इट्स गुड, हम पॉजिटिवली ले रहे हैं, लेकिन इंजॉय किया। ओके। मैंने देखा है कि आप नौजवानों की एजुकेशन को लेकर काफी सेंसिटिव रहते हैं। चाइल्ड यूथ के कॉन्टेक्स्ट में मैं जानना चाहता हूं कि एजुकेशन की तरफ आप चाइल्ड नौजवानों का रुझान किस तरह से देखते हैं। काशिफ भाई, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि डे 1 से, जिस तारीख से एक एपिसोड ये शुरू हुआ है, टिल 48th एपिसोड, सलीम साहब से लेकर टिल लास्ट जो साहब कनाडा से आए थे, एक वास्ट एक्सपीरियंस और वास्ट फील्ड नॉलेज के साथ लोगों ने अपनी चीजों को शेयर किया है और बताया है अपने अपने जरिए। और फिर मैं अगेन ये कहना चाहूंगा एज ए 41th मेंबर की, प्लीज एजुकेशन पे बहुत फोकस होके ध्यान दें। मतलब ये नहीं कि 10th कर लें, 12वीं में एडमिशन लेंगे, साइंस साइड नहीं सही रहा तो कॉमर्स ले लेंगे, मैथ नहीं सही रहा तो ये कर लेंगे। डिसाइड कर लो करना क्या है, और बहुत पहले से रियलिस्टिक वे हो जाओ कि, और इससे पहले सॉरी टू से, मैं थोड़ा सा पेरेंट्स को एक चीज कहूंगा कि जहां एजुकेशन की बात आ जाए, बच्चों को उस तरह से सपोर्ट करें जो वो रियल हैं, झूठ नहीं बोलें। अरे एक नंबर से रह गया, नहीं तो 60% आ जाते। जो कैपेबिलिटी थी अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं था, मैं बहुत सामने अपफ्रंट कह रहा हूँ कि
8 तक मैं स्ट्रगल गए था। और मैथ्स का एग्जाम आता था तो हाथ पैर फूल जाते थे। और गुड टू नो, मेरे 10th में 33 मार्क्स हैं। 33 मार्क्स हैं। हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं। 10th में मेरे 33 मार्क्स, इसलिए मेरी 59% आई थी, 54% आई थी। इसीलिए मैंने फिर बीकॉम लिया ताकि मैथ्स ना पढ़ना पड़े, कॉमर्स पढूं। लेकिन कॉमर्स में भी फिर वही ऑडिट अकाउंटिंग वगैरह थी। जो मेरी एजुकेशन अच्छी अपनी समझ से आई, मैंने 12th के बाद अपने आप को अपग्रेड किया कि कुछ करना है, पढ़ना है। और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जो रियल बात है वो है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं था। ना इतना प्रॉपर्टी वाला बंदा था, ना इतना जमींदारी वाला बंदा हूँ, ना जो कर रहा हूँ अपने दम पे कर रहा हूँ। तो जो जनरेशन आज है, मैं देख रहा हूँ हर साल जाते हैं या अभी क्या कर रहे हो भाई, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है, कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो पता ही नहीं है। ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हो पता ही नहीं, कहाँ से कर रहे हो। अगर बोल दिया, मैं किसी यूनिवर्सिटी को खराब नहीं कर रहा हूँ, अगर बोल दिया कि कानपुर से एडमिशन लिया तो छत्रपति साहू जी महाराज, मतलब नहीं है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्यों ले रहे हो एडमिशन। और टाइम पास मत करो। बहुत कड़वा वक्त है, लेकिन जो बात है हकीकत है, टाइम पास मत करो। अगर हाथ में स्मार्टफोन है तो उसमें भी अगर यूट्यूब के कुछ सब्सक्रिप्शन कर लो तो तुम्हें फायदे देंगे। बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो तुमको फायदा देंगे। और अपनी फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट को कम कर लो। 5 ऐसे दोस्त रख लो जो तुम्हारे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, चाहे वो पढ़ाई का हो या अपॉर्चुनिटी में हो। थोड़े से अपॉर्चुनिटीज बनना जरूरी है। या हम तो ये कहते हैं कि अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इतने मेहमान आ रहे हैं, हालांकि कोई, मैं कह नहीं कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। मुझे ऐड कर लो या ऐसे 40 लोगों में से 10 लोगों को ऐड कर लो जो तुम्हें रोज एक मैसेज देके एक अच्छी बात बता देंगे, या रास्ता दिखाने वाली, अच्छी बात की है, रास्ता दिखाने वाले बता देंगे। तो पढ़ाई को एक बहुत सीरियसली ले लो। आने वाला दौर बहुत ही टफ होने वाला है, बहुत टफ होने वाला है, बहुत टफ होने वाला है। और एक प्रिपरेशन के साथ चलें। गवर्नमेंट जॉब है तो वही प्रिपरेशन को दे दे, 2 साल 4 साल मिलेगी, इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। कॉर्पोरेट सेक्टर में निकलना है तो पढ़ाई को साइड में रख दो, पहले अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम करना शुरू कर दो। बहुत जरूरी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। मतलब ये नहीं है कि तुम अभिषेक बच्चन या अमिताभ बच्चन बन जाओ। थोड़ा सा डेली रूटीन, यू हैव टू शेव योर सेल्फ, यू हैव टू कॉम योर सेल्फ प्रॉपरली। जो पहना है पहने पहने, कहीं चल दिए नहीं, थोड़ा आदत में। ये सब चीजें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और हर जगह अननेसेसरी जगह मत जाओ। जहाँ माँ बाप का काम है उनको जाने दो, जहाँ चचा बाबा का काम है उनको जाने दो। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ ताकि थोड़ा वो वक्त बचेगा और अपने आप में दो। और आगे जो एक स्टेप्स ले लो 11th 12th में कि हमको ये करना है, और उसमें पूरा वक्त दें, बहुत जरूरी है। वक्त नहीं देंगे तो प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा। वक्त नहीं देंगे तो आप उसमें शार्प नहीं होंगे। अगर वक्त नहीं देंगे उस चीज को डेडिकेशन के साथ तो कुछ नहीं हो पाएगा। और थोड़ा सा वक्त दे देंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। अब रही बैंकिंग इंडस्ट्री की बात काशिफ भाई, तो उससे पहले मैं एक चीज बोलूंगा। कोई काम को करने के लिए काशिफ भाई, जो मेरा अपना पर्सनल मानना है कि आई थिंक मैंने बहुत पहले इसको कमेंट भी किया था, आपको याद होगा। इंटेंशन, अटेंशन, मोटिवेशन, अट्रैक्शन, लास्ट में मैडनेस। जब तक पागलपन नहीं आएगा हम 12वीं नहीं पास करेंगे। जब तक पागलपन नहीं आएगा हम टॉप ग्रेजुएट नहीं होंगे। जब तक पागलपन नहीं आएगा हम किसी चीज को एज ए प्रोफेशनल करियर अचीव नहीं कर पाएंगे। ये मेरा अपना सोचना है। मतलब लोग ये आकाश इंस्टीट्यूट ट्रिपल आईटी, इंटेंशन, एक अटेंशन गया। लेकिन जब घर में आके बात किया तो उसका एक अटेंशन चेंज होता है। नहीं यार, आकाश में नहीं लो, खुद घर बैठ के तैयारी करो। फिर एक अट्रैक्शन, जब आप जब जाते हैं एक एडमिशन लेने तो आपको बता देगा ये इतने ऑल इंडिया रैंक आई, इतना प्लेसमेंट हुआ, इतना ये हुआ वो हुआ, तो वो अट्रैक्ट कर रहा है आपको। लेकिन अब आपको डिसाइड करना है कि हमको इसको अचीव करने के लिए वो पागलपन चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा एग्जांपल दिया आपको।
तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं हर लड़कों में, हर लड़कियों में, जो भी जनरेशन पढ़ रही है या अपने आप को डिसाइड कर रही है, वो डिसाइड करे कि हमको यहाँ तक आने के लिए इतना कुछ होना चाहिए। बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत इजी है। अब मुझे लगता है आप बीकॉम करें, कॉमर्स से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखें कि क्या इकोनॉमिक्स है, क्या फाइनेंस है, क्या ट्रेड फाइनेंस है, और अपने आप को जितनी, अगर बैंकिंग में बंदे को जॉब करना है तो जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन करें। ग्रेजुएशन के बाद अपने आप को ज्वाइन करें और उसको एक्सप्लोर करें। बैंकिंग इंडस्ट्री में, वैसे अभी मैंने आपको शुरुआत में जिक्र किया था, एक दो फील्ड नहीं है। लोग बैंक में समझते हैं कि एसबीआई बैंक पियो, पंजाब नेशनल बैंक पियो, क्लर्क फॉर्म आया भर दो, और दुनिया की नजर में है वो बैंक में जॉब करते हैं। सुबह 5 बजे 8 बजे जाते होंगे, 10 बजे, और 5 बजे आ जाते होंगे। दो चार चेक लेना है और दो चार कैश निकाल के देना है और टोकन देना है। ये बैंकिंग नहीं है। बैंकिंग अब टोटली बदल चुकी है। बैंकिंग अब जितना ब्रांच में काम नहीं होता, उससे बैक ऑफिस में काम होता है। बैंकिंग में अब आपको हर चीज डिजिटलाइज हो चुकी है, इसलिए आपको उस तरह से तैयार होना है। आपको आईटी से रिलेटेड सर्टिफिकेशन कोर्स करने हैं, आपको बैंकिंग से रिलेटेड सर्टिफिकेशन कोर्स करने हैं। अगर आप ग्लोबल बैंकिंग या कॉर्पोरेट में जा रहे हैं तो आप, बहुत से सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, वो करना है आपको। अगर मैं नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। प्लस बैंक के बैक साइड जितना भी काम होता है उसमें बहुत एक्सप्लोर है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर है। जैसे मैंने आपको बताया, आप डॉक्यूमेंटेशन में इंटरेस्टेड हैं, आप आर्काइविंग पे एक्सप्लोर करिए। आप डिजिटलाइज में है तो आप एसेट मैनेजमेंट में एक्सप्लोर करें। आपको करेंसी में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप टेलर जाएं, टेलर से बैंकिंग ऑपरेशन में जाएं। फिर आप कैश मैनेजमेंट में जाएं। उसके अलावा सिक्योरिटी पॉइंट आता है, जिसमें आपने देखा होगा, लोगों को लगता है कि ये गाड़ी आती है, पैसा निकालती है एटीएम से, ले जाके कहीं रख देती होगी। नहीं, इसके पीछे एक पूरी एक ट्रेल होती है कैश मैनेजमेंट की, जो कैश को मैनेज करती है कि कौन सा कैश किस एटीएम में कितना जाना है, किस एटीएम से निकल के सेंट्रल बैंक में कब जाना है, सेंट्रल बैंक से कब निकल के किसी दूसरे बैंक में जाना है। ये बहुत बड़ी फील्ड है। तो इस चीज को थोड़ा सा बंदों को, कुछ नहीं करें, यूट्यूब खोलें, 1 घंटा 2 घंटा, नहीं देता कोई, आधा घंटा 40 मिनट यूट्यूब पे दें और आपको बहुत सी चीजें पता चलेगी। अगर नहीं होता है तो हमको मैसेज करें। आई एम रेडी टू एक्सप्लेन। जफर साहब, आप पीसीजी मॉडरेटर भी हैं। एज अ पीसीजी मॉडरेटर, क्या कभी आपके सामने कोई ऐसा मौका आया जब आपको फैसला लेने में काफी मुश्किल आई हो? एज ए मॉडरेटर फैसला लेने में मुश्किल इसलिए नहीं आई, बहुत क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ कि आप खड़े थे और बहुत से ऐसे पोस्ट थे जो ना करना चाह के भी डिलीट किया, क्योंकि उस वक्त की नजाकत थी और दौर था। तो ये सब फैसले लेने में, लेकिन बस एट लास्ट फिर कहेंगे कि जब एडमिन खड़ा है साथ में तो ग्रुप चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपको पीसीजी पर एज अ मेंबर ज्यादा अच्छा लगा या एज ए मॉडरेटर, और क्यों? एज ए मेंबर बहुत इंजॉय किया, कॉन्टेस्ट इंजॉय किया, नेताजी कॉन्टेस्ट जीता और मजा आता था। बहुत से दोस्त बनाए, आसिम, आमिर जाफरी, और बहुत से कनेक्शन अच्छे हुए, अफान साहब, शारिक साहब, और बहुत से नाम है, बहुत सॉरी, सबका मैं नाम नहीं ले सकता इस समय। बहुत से अच्छे लोग से जुड़ा, नेशनल इंटरनेशनल सबसे जुड़ा, और ये इंजॉय किया। फिर एक दिन ऐसा रात में एक मैसेज आता है कि जफर साहब, हम आपको मॉडरेटर करना बनाना चाहते हैं। उस दिन आपने हमारे हाथों में बेड़ियां डाल दी कि अब आप कोई कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते हैं पार्टिसिपेट। तो ये हमारे लिए सबसे खराब चीज हुई कि अब कोई ऐसे कॉन्टेस्टेंट हम नहीं आ पाए, और लेकिन दूसरी पार्ट एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी इंजॉय करने लगा। आपकी हॉबीज क्या हैं? आशिफ साहब, मेरी हॉबीज तो बड़ी डिफरेंट है। मुझे इंटीरियर चीजें पसंद है। कुछ इंटीरियर कुछ चेंज करना है या कुछ डिसाइड हो जाता है कि मतलब इंटीरियर रिलेटेड टू होम, कोई, ये हॉबीज में मुझे पसंद है। खाली वक्त में यूट्यूब में थोड़ा सा बैठता हूँ, तो जिन्होंने कुछ अचीव कर लिया है,
इजीली नहीं, जिन्होंने स्ट्रगल करके कुछ अचीव किया है उनकी स्टोरी सुनता हूँ। लेटेस्ट अभी 2-3 दिन पहले पंकज त्रिपाठी जो एक्टर है उसका देखा, और ऐसे ही लोगों को मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये सब चीजें हॉबीज में, खाना बनाता हूँ अच्छा, टाइम पास करने के लिए, जिम्मेदारी वाला नहीं, टाइम पास करने के लिए। आप खाने में क्या बनाते हैं और आपको खाने में क्या पसंद है? काशिफ भाई, खाने में आप जो बोलेंगे हम बना देंगे। और खाने में क्या पसंद है? खाने में सारी चीजें पसंद है, लेकिन थोड़ा देसी टाइप की चीजें ज्यादा पसंद है। करेला पसंद है, पहला चीज बोल रहा हूँ इसलिए तो कड़वा। करेला पसंद है, बेसन की रोटी, लहसुन मिर्चा पसंद है। और कहीं कोई पीछे से सुन रहा होगा, पूछ भी रहा होगा, अरहर की दाल चाहिए, अरहर की दाल पसंद है। खेलकूद या म्यूजिक से कोई लगाव? खेल कूद से लगाव था टिल क्लास 11th। लास्ट बैटिंग की थी, उसके बाद क्रिकेट नहीं खेला। 11th के बाद बिल्कुल चेंज हो गया खेल से, बिल्कुल। उस दौर में खेल का काफी था, फुटबॉल भी खेला, बेसबॉल, बास्केटबॉल, स्कूल टाइम का था वो सब। इंटर हाउस कंपटीशंस होते थे तो इसलिए खेलता था। क्रिकेट थोड़ा देर तक खेला। म्यूजिक अभी ऐसा है कि बस रास्ते में या घर आ रहे हैं या घर में थोड़ा है तो बैठे तो आज 90s के सॉन्ग सुनता हूँ। एक मेजबान को आज इस प्रोग्राम में मेहमान बनकर आना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा काशिफ भाई। कुछ चीजें थी जो कह सकता था, कुछ चीजें थी जो बताना था। इंशाल्लाह इसके आने से जो हम लोग का मकसद है इस पीसीजी ग्रुप को चलाने का, कनेक्टिविटी को बढ़ाना, कनेक्टिविटी को एक्सप्लोर करना। बहुतों से जिनसे नहीं मिला हूँ 20-22 सालों से, उसके पीछे रीजन है, बता चुका हूँ। 12 साल से फाइटिंग में हूँ, अब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जा रहा हूँ करियर पाथ पे। तो ये सब चीज़ों की वजह से इंशाल्लाह और लोग आएंगे, आज पहचानेंगे, और वो आज कमेंट से पता चलेंगे इंशाल्लाह कि हाँ, हमने जफर को ही पहचाना। आप पीसीजी मेंबर्स को इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? पीसीजी मेंबर्स के लिए यही पैगाम है कि बी नेचुरल, शो ऑफ से थोड़ा सा दूर रहें। बहुत ज्यादा शो ऑफ बढ़ रहा है अननेसेसरी। अपनी फाइनेंशियल लिमिट में चलें। ये सब चीजें बहुत आजकल है जो मैं देख रहा हूँ। और जिसके पास है अल्हम्दुलिल्लाह करे, नो प्रॉब्लम। जिसके पास नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है। हम जीरो हैं, हम जीरो हैं, हम वन है, वन है। जो होगा हम आगे इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन अननेसेसरी चीजों में ना पड़े, और किसी के बारे में बात करें तो नेचुरल करें। जो बहुत जरूरी है, यही जो चीजें टूट रही हैं, जो रिश्ते टूट रहे हैं, बैक बाइटिंग से टूट रहे हैं, तो इन सब चीजों से बचें। और हम लोग, पीसीजी बहुत अच्छी जगह है, चाइल एक अच्छी जगह है जहाँ लोगों को खाना और पहनना आता है। हम लास्ट में ये सिर्फ ये कहना कहेंगे, परगना चाइली ऐसे हैं जिनको खाना पहनने का सलीका है जो दुनिया में कहीं नहीं है। कौशाम्बी में अंदर आने के बाद लोगों का उठना बैठना, तौर तरीका, उस चीज को ना खोइए, बिल्कुल मत खोइए। ये कहीं नहीं है पूरे दुनिया में। जो चाइली है पूरे दुनिया में उनके पास है। इट्स अ बिग एसेट, कीप इट विद यू, और कुछ नहीं। जफर आलम साहब, आज आप बतौर मेहमान इस प्रोग्राम में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया काशिफ भाई, शुक्रिया। उम्मीद करता हूं आप सबको आज का एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह हम एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।